तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था लाइव प्रोसेस को, और इस टाइम से अब मैं एक नया इस चैप्टर को नई एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग भी तैयारी कीजिए। क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पहले प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, फिर एनिमल के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ क्या एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आने की ट्राई करूंगा। स्टार्ट करता हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर, सबसे पहले चैप्टर का नाम कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, तो इसके अंदर देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सर, कंट्रोल का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन को कंट्रोल करना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है हमारे जो ऑर्गन होते हैं, वेरियस ऑर्गन होते हैं, वो किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या किसी चीज को रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ सिस्टमैटिक मैनर में सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, उसको मैं कोऑर्डिनेशन कहता हूं। अभी मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं लिख लिख के एकदम बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले ना मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बताने से पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। सर, इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस के बारे में, ये स्टिमुलस होता क्या है। सर, जो स्टिमुलस होता है ना, ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज जिसको कोई भी लिविंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज है जिसको एक लिविंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उस चेंज को मैं कह रहा हूं सर क्या, स्टिमुलस। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये बहुत गर्म है, हॉट बॉडी है। जब मैं इसको टच करूंगा तो क्या मैं अपने हाथ को हटाऊंगा? और यस या नो? ओके सर, आप हटा रहे हैं, तो ये जो चेंजिंग है जिसको मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मैं हटाना ये मेरा रिस्पॉन्स है, हाथ को हटाना ये मेरा रिस्पॉन्स है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सर ये स्टिमुलस है। यही यही चेंजिंग स्टिमुलस है। आपने एक प्लांट का सुना होगा नाम, आगे है भी, उसको डिटेल में पढ़ना है। एक होता है मीमोसा पुडिका, ये एक होता है मीमोसा पुडिका। इसको जैसे ही लीफ को टच करता है कोई पर्सन टच करता है, इसकी लीफ मुड़ जाते हैं। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में क्या मैकेनिज्म है कि मुड़ जाता है, कैसे मुड़ता है, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, जब मैं इसको टच करता हूं सर, तब ये फोल्ड हो जाता है। तो जो ये टच करना है ना सर, ये टच करना, यही स्टिमुलस है सर, यही स्टिमुलस है। मतलब स्टिमुलस क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में चेंज है जिसको कोई लिविंग रिस्पॉन्स दे रहा है। सर, इसका रिस्पॉन्स क्या है सर, प्लांट रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है सर, फोल्ड कर रहा है। जब मैं टच कर रहा हूं वो फोल्ड कर रहा है, मतलब टच करना स्टिमुलस है, और उसका प्लांट का रिस्पॉन्स क्या है सर, फोल्ड करना, लीफ को फोल्ड करना, ये उसका प्लांट का रिस्पॉन्स है। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझिए, जो प्लांट होता है, मैं जनरली अभी प्लांट का दे रहा हूं क्योंकि इस लेक्चर में जब हम पूरा पढ़ने वाले हैं प्लांट का रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं, प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन। ओके सर, जैसे ही यहाँ पे सनलाइट देखता है, प्लांट जो होता है ना इधर बेंड करना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट बेंड हो रहा है, इसके पीछे का भी मैकेनिज्म हम फ्यूचर में देखें, इसी क्लास में देखेंगे नेक्स्ट, है ना। ओके, आगे देखने वाले हैं। लेकिन जो ये बैंड हो रहा है सर, क्या करना है, ये जो सनलाइट है सर, यही स्टिमुलस है जिसको रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं प्लांट। ये एक लिविंग है, ये इसको रिस्पॉन्स दे रहा है, किसको रिस्पॉन्स दे रहा है, सनलाइट को। तो सनलाइट क्या है, स्टिमुलस है। इन्वायरमेंट में चेंजिंग को जिसको कोई लिविंग रिस्पॉन्स देता है उसी को स्टिमुलस कहते हैं। क्या मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन? ओके सर, यही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन environment, change in environment to which, change in environment which response, a living organism। जो इन्वायरमेंट में चेंज जिसको लिविंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उस चेंज को मैं स्टिमुलस कहता हूं। क्या कहता हूं सर, स्टिमुलस कहता हूं। मेरे को लग रहा है आपको स्टिमुलस समझ में आया, मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं सर। क्या, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, कहीं ना कहीं सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग को। अगर कोई भी चीज एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब वो जो चीज है वो लिविंग होगा। लिविंग को डिफाइन करने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था लाइफ प्रोसेस के, लिविंग को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताए थे, 4 क्राइटेरिया लिविंग थिंग्स को नीड होती है फूड की, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। उसी में जो मेरा फोर्थ पॉइंट था, आप लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था, जो लिविंग थिंग्स होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना ये लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर पता करना है सर ये लिविंग है कि मैं लिविंग हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है सर ये लिविंग है कि मैं लिविंग हूं, तो आप इन्वायरमेंट देखिए कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, बाहर की चेंजिंग को कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन अडॉप्ट कर रहा है। बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं यहां से जाऊंगा, क्या मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं ना,
कोई भी चेंजिंग को जो रिस्पॉन्स करता है वो लिविंग होता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक पॉइंट को लिख रहा हूं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके सर, यही लिखने वाला हूं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस response to external stimulus is defining property। क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस या नो? सर आपको आ रहा होगा सर, आएगा कैसे नहीं? मैं ये बोल रहा हूं सर, रिस्पॉन्स करना किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। आप इससे पहचान सकते हैं सर ये लिविंग थिंग है या नहीं है, ये डिफाइन करता है एक लिविंग को। और यस या नो, मैंने यहाँ पे दो ही चीज बताया, एक तो स्टिमुलस बताया और दूसरा रिस्पॉन्स बताया। एक पॉइंट और मैं बताने वाला हूँ, एक पॉइंट और मैं बताने वाला हूँ। वो क्या बताने वाला हूं सर? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं जो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। शायद अगले स्लाइड पे था कोऑर्डिनेशन ना, हाँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये समझिए। सर जो कोऑर्डिनेशन होता है ना सर, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अभी समझाएंगे जस्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल टू रिस्पॉन्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन एक सिस्टमैटिक मैनर टू रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आर, एक मिनट जस्ट, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्या आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? क्या कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? एक बार समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोऑर्डिनेशन वेरियस, देखिए वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं ताकि रिस्पॉन्स कर सके, एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सके। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सर आपको कंट्रोल का मतलब तो समझ में आया सर, कोऑर्डिनेशन का मतलब भी समझ में आ गया, मतलब आपको मोटा मोटी इस चैप्टर का नाम तो समझ में आ गया सर। मैं इतनी देर से आपको नाम समझाने की कोशिश कर रहा था। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब समझिए, जब मेरे को यहाँ से हाथ हटाना था, मैंने बताया था ना सर, रिस्पॉन्स करना, ये स्टिमुलस है, इसको मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। जब मैं हाथ हटा रहा था तो कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे हैं आप ये सुनिए। सर मेरे मसल्स काम कर रहे हैं सर, हाथ के जो मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं सर, उसके साथ साथ जो बोन है वो भी काम कर रहे हैं सर, मेरा ब्रेन भी काम कर रहा है, हाथ को हटवाने के लिए सिग्नल भेज रहा है सर। तो ये सारी, मेरी आंखें भी काम कर रही है सर। आपको हाथ इधर हटाना, क्या आपको पता चला कि इधर भी गर्म है, तो आप क्या उधर हटाएंगे सर? पूरी चीजें काम कर रही है। तो जो जो ऑर्गन एक सिस्टमैटिक मैनर में काम कर रहा है, किस लिए? एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। सर इसी को तो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन। मेरे को लग रहा है आ गया आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ओके सर, मैं अब ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। जो कोऑर्डिनेशन है ना सर, कोऑर्डिनेशन, इसको आपको किस किस के लिविंग के अंदर, कौन कौन से लिविंग के अंदर पढ़ना है सर? एक तो प्लांट के अंदर पढ़ना है और दूसरा एनिमल के अंदर पढ़ना है। सर आपको यही दो चीजें पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। आज का हमारा जो पूरा लेक्चर रहने वाला है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट रहने वाला है। सर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे सर। क्या सर? जो कोऑर्डिनेशन प्लांट में होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? वो सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है सर, हार्मोन्स के थ्रू होता है। ओके सर, इनके जो हार्मोन्स रिलीज होती है एक ग्लैंड से रिलीज होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम। मेरे को लग रहा है आपको 9th क्लास की थोड़ी सी बात याद होगी, नहीं याद होगी तो आगे कंटिन्यू हो जाएगी, बस यहाँ पे नोट डाउन करना चाहता हूँ मैं सर। आप भी नोट डाउन कर लीजिए, समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। हार्मोन क्या होता है सर? हार्मोन होता है सर, हार्मोन जहां से रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और उस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है क्या? और जो एनिमल के अंदर पाया जाता है सर, एनिमल को कंट्रोल करने के ना दो तरीके हैं। एनिमल अपने फंक्शन को कंट्रोल करता है, एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू,
एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन क्या होते हैं सर? वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल के थ्रू मैसेज जाए या इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैसेज जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो हार्मोन वाले सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और ऐसे ही नर्व वाले जिससे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाता है, उसको मैं नर्वस सिस्टम बोलता हूं सर। क्या बोलता हूं? नर्वस सिस्टम बोलता हूं सर। ओके सर। तो जो जो नर्वस सिस्टम होता है सर, और उसके अलावा एक और सिस्टम ह्यूमन बींग्स एनिमल के अंदर पाया जाता है, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम सर। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। किसके अंदर? एनिमल के अंदर। लेकिन प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही पाया जाता है, नर्वस सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम। क्या आपने कभी देखा है प्लांट के अंदर नर्व पाए जाते हैं? कभी भी आपने पीछे पढ़ा है, इतनी साल से पढ़ रहे हैं, 10 क्लास 10th क्लास में आ गए हैं, आपने पढ़ा है क्या कभी प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम मिलता है? नहीं ना। तो सेम मैं वही बताना चाहता हूँ, प्लांट के अंदर ना नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है। तो प्लांट के अंदर आपको एक ही चीज पढ़ना है, हार्मोन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और जब हम एनिमल के अंदर, मेनली मैं ह्यूमन के अंदर जब पढ़ाऊंगा तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर प्लांट का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और उसके बाद से मैं बताऊंगा हार्मोन्स के बारे में। ओके सर? ओके सर, समझते हैं सर। ओके सर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आ गया। मैं उससे पहले एक पेज ऐड किया था, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखिए एक बार यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्या कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है सर? आप लोग बताएंगे सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना एक्सटर्नल स्टिमुलस को। वेरियस ऑर्गन एक साथ काम करते हैं एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए, उसी को मैं कोऑर्डिनेशन बोलता हूँ। कोऑर्डिनेशन जनरली दो तरीके से पाए जाते हैं। कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है? अभी मैंने बताया, एक तो नर्वस सिस्टम के साथ हो सकता है, एक तो नर्वस सिस्टम का हेल्प लीजिए, और एक एंडोक्राइन सिस्टम का हेल्प लीजिए। किसका हेल्प लीजिए? एंडोक्राइन सिस्टम का हेल्प लीजिए। दो सिस्टम पाए जाते हैं सर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना सर, ये फास्ट होता है सर। ये क्या होता है? फास्ट होता है सर। ओके सर। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, ये स्लो होता है सर। ये धीरे धीरे काम करता है, ये धीरे धीरे काम करता है, ये धीरे धीरे काम करता है। और उसके बाद से सर नर्वस जो सिस्टम होता है, ये फास्ट काम करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए करता है। ये तेजी से काम करता है लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं सर? जो नर्वस सिस्टम होता है वो तो फास्ट भी होता है सर, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और वही एंडोक्राइन सिस्टम स्लो तो होता है लेकिन वो लंबे टाइम तक काम करता है। ओके सर। उसके साथ साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो एनिमल में पाया जाता है, सिर्फ प्रेजेंट इन एनिमल, है ना, प्रेजेंट इन एनिमल। ओके, प्रेजेंट इन एनिमल। और ये किसमें पाया जाता है? सीधा लिख दे रहा हूँ, प्लांट के अंदर पाया जाता है। यस या नो? क्या समझ में आ रहा है क्या? ये प्लांट के अंदर पाया जाता है और उसके साथ साथ एनिमल में पाया जाता है। इट फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। और यस या नो? ओके सर, मेरे को लग रहा है यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है, वो किस फॉर्म में होता है? मैसेज, मैसेज ट्रांसफर, ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के फॉर्म में बोले तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, बोले तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इसीलिए फास्ट है यार, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जा रहा है। अरे यार सुनो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ जा रहा है इसीलिए फास्ट है। और इसमें क्या होता है? केमिकल के थ्रू होता है ना। इसमें मैसेज, मैसेज, मैसेज ट्रांसफर थ्रू THROUGH, थ्रू हार्मोन। ये हार्मोन होता क्या है सर? ये हार्मोन इतनी देर से बता रहे हैं, होता क्या है ये भी देख लीजिए। हार्मोन क्या होता है सर? हार्मोन जो होता है सर, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच secrete by endocrine gland। जनरली ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप हार्मोन देख लीजिए, इतना यूज हो रहा है और आगे प्लांट हार्मोन पढ़ने वाले भी हैं, तो समझ लीजिए हार्मोन क्या होता है? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं
जो सीक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज, जो कि हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ मैसेज, कहाँ से कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो वो सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टिमुलस के बारे में बताया, स्टिमुलस क्या होता है। उसके बाद से सर मैंने उसके बाद से कोऑर्डिनेशन बताया, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन के दो तरीके से हो सकता है, दोनों तरीका सीख लिया हमने। अब उसके बाद से ये हार्मोन था, और अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। आप लोग देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन जो एक मिनट पहले आप ये बताइए, कोऑर्डिनेशन लाइव प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस में बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके सर, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बताइए आप। जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट होता है ना, वो स्लो होता है। एक तो मैंने ये बता दिया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट किसके थ्रू होता है सर, हार्मोन्स के थ्रू होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट अकर बाय हार्मोन, हार्मोन के थ्रू होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये होने वाला है सर, जो प्लांट जो रिस्पॉन्स करता है, कोऑर्डिनेट करता है ना, लिमिटेड मैनर में करता है, कम तरीके से करता है। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। या तो वो ग्रोथ के फॉर्म में करेगा, हम लोग वेरियस मेथड में रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज को, हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो लेकिन मूवमेंट के थ्रू करता है। वो सिर्फ ग्रोथ के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि लाइट को रिस्पॉन्स करना है तो वो भाग नहीं सकता सर, वो एक ही जगह पे वो ग्रोथ के थ्रू करेगा, अलग अलग मूवमेंट शो करेगा, यस नो। लेकिन ह्यूमंस के पास, एनिमल के पास बहुत सारे अलग अलग मेथड है, अरे यस नो। एनिमल के पास तो अलग अलग मेथड है किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ क्या, जो प्लांट जो होता है, प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल stimulus, plant response to external stimulus in limited वे। प्लांट जो होता है रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस को लिमिटेड वे में, बहुत कम तरीके से रिस्पॉन्स कर पाता है। ऐसा क्यों है सर, बिकॉज उसके पास सिर्फ एक ही सिस्टम है सर, एंडोक्राइन सिस्टम। आपके पास तो दो दो सिस्टम है ना, आप ना अलग अलग वे में रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। प्लांट के पास तो एक ही सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, उससे वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्स कर पाएगा, अरे ऐसे नो। तो प्लांट जो होता है लिमिटेड वे में वो रिस्पॉन्स कर पाता है ना। और उसके अलावा आप सुनिए, जो प्लांट के अंदर मैं बताने वाला हूं, वो क्या बताने वाला हूं सर, प्लांट जो होता है किस फॉर्म में सर, किस फॉर्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, तो क्या ग्रोथ के फॉर्म में करता है। मैं यही लिख देता हूं सर, प्लांट सो रिस्पॉन्स यूजुअली in form of growth, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, इस फॉर्म में ग्रोथ मूवमेंट। अरे आप लोग ये भी सीख चुके हैं लाइफ प्रोसेस में, जो मूवमेंट होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसका सर, लिविंग का। वो तो मैं यहीं पे बताने वाला हूँ सर, जो प्लांट शो करता है रिस्पॉन्स करता है, यूजुअली जो शो करता है रिस्पॉन्स, वो किस फॉर्म में होता है सर, वो ग्रोथ मूवमेंट के फॉर्म में होता है। ग्रोथ मूवमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि प्लांट यहाँ से टिप यहाँ तक पहुंचा है, ये तो मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन किसके थ्रू हुआ है, ग्रोथ के थ्रू हुआ है। मेरे को लग रहा है ये पॉइंट समझ में आया सर। प्लांट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर यही 3 पॉइंट मैंने बताया, क्या ये पॉइंट समझ में आए। ओके सर, अब मैं स्टार्ट करता हूं सर, अब मैं स्टार्ट करता हूं प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन के बारे में। देखिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा, अलग अलग चीजें रिस्पॉन्स कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स के थ्रू ही कर रहा है, आर ऐसे नो। तो मैं उन हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं जो प्लांट के हार्मोन होते हैं। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। प्लांट हार्मोन को क्या नाम दिया आपने, फाइटो हार्मोन दिया। ये जो हार्मोन होते हैं ना सर, ये दो तरीके से होते हैं सर। हार्मोन जनरली दो तरीके से होते हैं प्लांट के अंदर, कौन कौन से, एक तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। सर समझ में आ रहा है क्या, जैसे कि कुछ हार्मोन होंगे जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जैसे कि मेरे पास हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रोथ को बढ़ाते हैं ग्रोथ हार्मोन, कुछ होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, क्या करेंगे मेरे ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं, एक टाइम तक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ना बढ़ जाए, यस या नो, लिमिटेड ग्रोथ हो। तो ऐसे ही प्लांट के पास भी दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। यहाँ पे हो गया। और दूसरा इनहिबिटर, एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है
इनहिबिटर। सर उस आप ये तो बताइए सर, एग्जाम्पल इनके बताइए ना सर। जो प्रमोटर होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल में आपने ऑक्सिन का नाम सुना होगा, आर्यशनो ऑक्सिन। सर उसके अलावा आपने जिब्रेलिन का नाम सुना होगा, जिब्रेलिन। क्या हो गया, जिब्रेलिन। आपने एक और नाम सुना होगा, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ऐसे ही इनहिबिटर में एक ही हाथ दो हार्मोन है। वैसे तो आपके सिलेबस में एक है, मैं दूसरा ही बता दूंगा, एक पॉइंट ही तो है, उसके बारे में जानने के लिए तो जान लेंगे हम। सर एब्सिसिक एसिड, एक मिनट, एब्सिसिक, क्या हुआ, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए भी कहते हैं। ऐसे ही एक और होता है इथाइलिन। सर एक और होता है इथाइलिन। जो एब्सिसिक एसिड होता है एबीए और इथाइलिन, ये इनहिबिट करते हैं सर। ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं सर, ये इनहिबिट करते हैं। लेकिन ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एक एक को डिटेल में पढ़े क्या, एक एक को डिटेल में पढ़े क्या, तो हमारा यही आने वाला है सर। यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, दो ही है सर इनहिबिटर। टोटल 5 हार्मोन के बारे में पढ़ना है सर, 2 मिनट में होने वाला है सर। क्या सर, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सर। जो ऑक्सिन पाया जाता है ना, जनरली टिप पे पाया जाता है, प्लांट के जो टिप होते हैं ना वहां पाया जाता है सर। और ये टिप को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है सर। ओके सर। ऐसे ही रूट जो होता है ना, रूट के भी टिप में पाया जाता है सर, ऐसे रूट को भी ग्रोथ कराता है। यस या नो? तो मैं बता रहा हूँ, ऑक्सिन जो होता है ना, एक तो ये सेल ये ग्रोथ करा रहा है, तो ग्रोथ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सेल जो होगी उसको बड़ा करना पड़ेगा। जो सेल अभी छोटी है सर, उसको बड़ा करेगा सेल, तभी ये ग्रोथ होगी। यस या नो? और उसके बाद जब बड़ी हो जाएगी तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, मतलब उसको अपना काम देना पड़ेगा। हर एक सेल की अपनी अपनी काम होती है ना सर, तो उसको उसका काम देना पड़ेगा। वो काम देना, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है, उसी को सेल डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं सर। इतनी इजी वे में बताया मैंने। ओके सर, तो मैं बता दूं पहले ऑक्सिन क्या करता है सर। ऑक्सिन क्या करता है सर, ये सेल को बड़ा करता है और सेल को डिफ्रेंशिएट करता है। ओके सर। ऑक्सिन प्रमोट, ऑक्सिन प्रमोट, प्रमोट सेल enlargement and cell differentiation। डिफ्रेंशिएशन। ओके सर, मैंने 2 पॉइंट यहां पे बताया क्या, एक तो ऑक्सिन प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट और दूसरा सेल सेल डिफ्रेंशिएशन। एनलार्जमेंट का मतलब सेल को बड़ा कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब उसको मैच्योर कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है, तो उसके लिए तैयार है, वो तेरे को करना पड़ेगा, तो वो सेल डिफ्रेंशिएशन। तो ऑक्सिन क्या कर रहा है सर, सेल को प्रमोट कर रहा है, किस लिए, सेल एनलार्ज हो और डिफ्रेंशिएशन हो। उसके अलावा एक और पॉइंट बताता हूं सर, जो ऑक्सिन होता है ना, ग्रोथ कराता है, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है सर इंक्रीज इन हाइट, मेरी हाइट बढ़ रही है, प्राइमरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ, मेरी ना वो डायमीटर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, मतलब मैं मोटा हो रहा हूँ, वैसे मैं पतला हूँ, मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ की कमी है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग ये मान लीजिए प्राइमरी ग्रोथ मेरी ठीक ठाक है। ओके सर, तो ऑक्सिन क्या कराता है सर, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। और मैं ये बता दूं, ये ना आप लोगों के अंदर नहीं मिलता है प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए ऑक्सिन, ये प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कराता है, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है सर। ओके सर, तो समझिए सर, ऑक्सिन क्या कराता है सर, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। ओके, तो मैं ये लिख दूं, ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रमोट प्राइमरी, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज इन हाइट। क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट। इंक्रीज इन हाइट। ओके सर, ये हो गया सर मेरा प्राइमरी ग्रोथ। उसके अलावा ऑक्सिन जो होता है ना, रूटिंग में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टेम होता है ना, स्टेम वो जब सॉइल से अटैच होता है तो उससे रूट आने लगते हैं, तो जो रूटिंग हो रही है ना सर, वो ऑक्सिन कराता है सर। जो रूटिंग हो रही है वो ऑक्सिन कराता है। तो मैं लिख दूं क्या, ऑक्सिन हेल्प इन रूटिंग। किस में हेल्प कर रहा है सर, रूटिंग में हेल्प कर रहा है सर। रूट को ऑरिजिनेट कराने में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा सर ऑक्सिन का काम क्या है सर, सर फ्लावरिंग होती है ना, फ्लावरिंग सर, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग होती है, उसके पीछे भी काम किसका रहता है,
ऑक्सीजन का ही काम रहता है सर, ऑक्सीजन ही फ्लावरिंग कराता है। यस सर, कोई भी प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो फ्लावरिंग कराएगा कौन? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट ए। अब यहाँ पे ना अब तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, इसके बाद से आप लोग ध्यान दीजिए। सर आप ये सुनने की कोशिश कीजिए, कभी भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन के कारण ही जिसकी प्लांट बैंड होता है जिधर सनलाइट होती है, प्लांट बैंड होता है जिधर सनलाइट होती है। आगे फोटोट्रॉपिज में भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बार और बता देता हूँ। सर ऑक्सीजन जो होता है ना सनलाइट से दूर भागती है, सनलाइट इधर है तो ऑक्सीजन इधर दूर भागेगी। अब इधर दूर भागेगी तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ग्रोथ कम होगा, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगा। आरिएशन हो, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगा, यहाँ पे ग्रोथ कम होगा, तो क्या बैंड हो जाएगा? अरे भाई साहब मेरे को स्पैन को मोड़ना है, मेरे को स्पैन को मोड़ना है तो इस वाले एरिया पे, इस वाले सरफेस पे ग्रोथ कम कराऊं, धीरे धीरे ग्रोथ हो, और यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो, अपने आप ही बैंड हो जाएगा ना यार। आरिएशन हो तो मैं क्या यही कर रहा, ऑक्सीजन यही कर रहा है ना सर, बैंड कैसे हो रहा है? अरे यार सोचो कितनी अच्छी चीज सीखी आपने, आपने क्या क्या सीख लिया सर। पेड़ कैसे बैंड होता है, कोई ब्रांच कैसे बैंड होता है, आपने ये सीखा सर। कैसे बैंड होता है सर? जिधर सनलाइट होती है ना सर उधर प्लांट मूव करता है। और वो कैसे मूव करेगा सर? क्योंकि जो सनलाइट से ना ऑक्सीजन ना दूर भागता है, सनलाइट से ऑक्सीजन दूर भागता है, उसको सनलाइट पसंद नहीं है। कुछ बच्चों को सनलाइट पसंद होती है, सनलाइट में खेलने जाते हैं, कुछ बच्चों को दूर रहना पसंद रहता है, बड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन जो है ना किस टाइप का बच्चा है सर, उसको धूप से एलर्जी है, उसको सनलाइट से दूर भागना है सर, वो डार्क साइड में जाएगा, वो डार्क साइड में जाएगा, और उधर ज्यादा जाएगा तो उधर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ये शेनो, और इधर कम ग्रोथ होगी तो जिसके कारण बैंड होता है। तो सोचिए ऑक्सीजन ना बैंडिंग में भी हेल्प करता है, ब्रांच के बेंडिंग में भी हेल्प करता है। और इस चीज को मैं आगे लिखूंगा, यहाँ पे ना लिखने वाला, समझाया क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा रहा हूं। ओके सर, ओके सर, आपको ये समझ में आया क्या? ऑक्सीजन के 4 फंक्शन समझ में आया क्या? आरिएशन हो, एक तो रूटिंग कराता है, फ्लावरिंग कराता है सर, उसके अलावा प्राइमरी ग्रोथ कराता है। आप लोग ये बताइए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अगर मैं उन गार्डनर को देखा होगा आपने, गार्डनर को, ये सोचने की बातें हैं, एक्टिविटी एक बस बता रहा हूँ। जो गार्डनर होता है ना कभी भी प्लांट के ऊपर को पार्ट काटता रहता है। वो क्यों काटता है? क्योंकि सर जो प्लांट होता है ना सर, जो प्लांट होता है ना सर, उसके ना एकदम टिप पे ही पाया जाता है ऑक्सीजन। कहाँ पाया जाता है? टिप पे पाया जाता है। टिप पे पाया जाता है ऑक्सीजन, इसीलिए कहते हैं एपिकल डोमिनेंट शो करता है। ऑक्सीजन क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंस शो करता है। मतलब वो रूट के भी टिप पे पाया जाएगा, वो रूट के भी टिप पे पाया जाएगा, वो सूट के भी टिप पे पाया जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं क्या नाम है, जो ऑक्सीजन होता है ना सर, ये एपिकल डोमिनेंट शो करता है। ओके सर, उसके अलावा आप ये सुनिए, जब मैं गार्डनर होता है ऊपर वाले पार्ट को काट देता है तो क्या ऊपर से ऑक्सीजन हटा दिया उसने? सर ऊपर से ऑक्सीजन हट गया तो उससे क्या होता है सर, उसकी प्राइमरी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। अरे ऐसे नो, वो लंबा नहीं होता है सर, उसके बाद से इधर से ब्रांच निकलने लगती है, इधर से ब्रांच निकलने लगती है, वो आगे जाएंगे। ऐसे गार्डनर इसीलिए काटता है ताकि सर वो क्या हटा सके सर, वो हटा सके सर ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हटेगा तो ज्यादा लंबा प्लांट नहीं होगा। जो गार्डनिंग में जो क्या नाम है, जो गार्डनिंग में प्लांट होते हैं उसको इसीलिए ऊपर से काटा जाता है। मेरे को लग रहा है ये बात आपको समझ में आई। ओके सर, आप लोग ये देखिए, ऑक्सीजन क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंस शो करता है। इसको भी लिख देता हूं, ऑक्सीजन शो एपिकल डोमिनेंट। एपिकल डोमिनेंट शो करता है। ऑक्सीजन क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंट, मतलब वो रूट के टिप पे भी पाया जाएगा, वो सूट के भी टिप पे पाया जाएगा। ओके सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर। ओके, क्या एपिकल डोमिनेंट का मतलब होता है? ऑक्सीजन फाउंड इन टिप ऑफ रूट एंड सूट। वो कहाँ पाया जाता है सर? वो रूट पे पाया जाता है और सूट के टिप पे पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे सर लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन, आपसे किसी ने पूछ दिया लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बताएंगे? सर वो रूट के टिप पे भी है, सूट के भी टिप पे है। समझ में आ गया ऑक्सीजन कहाँ पाया जा रहा है? ऑक्सीजन के फंक्शन भी आपको समझ में आ गए, लोकेशन भी समझ में आ गया। सर मैं एक अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ सर, आप लोग ये देखिए, एक प्लांट जो होता है ना आगे ग्रो होता है ना, तो यहाँ पे ना जैसे कि देखा होगा आपने, लीफ निकलती है, जगह जगह से ब्रांच निकलती है। तो ये जो ब्रांच और लीफ जगह जगह से निकलती है नीचे, वहां पे ना एक बग मिलता है, लेटरल बड मिलता है, लेटरल बग मिलता है। वही बग जो होता है, वही बड जो होता है ग्रो होके एक नया ब्रांच बनाएगा सर, एक नया फ्लावर बनाएगा या नया लीफ बनाएगा। तो ये जो लेटरल बग होता है ना, इसको ना सप्रेस करता है, इसके ग्रोथ को ना सप्रेस करता है। कौन सप्रेस करता है सर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कराता है? ऑक्सीजन तो प्राइमरी ग्रोथ कराता है ना, ऊपर भगाना चाहता है, वो बाहर साइड साइड में भगाना नहीं चाहेगा।
ऑक्सीजन कभी भी साइड साइड में भगाना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ ऊपर भगाना चाहेगा। तो जब वो ऊपर भगाता है ना तो नीचे लैटरल बग जो होते हैं उसको सप्रेस करता है कि भाई तू मत निकल, मेरे को ऊपर जाने दे। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए प्लांट जो जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना वो एकदम सीधा और ऊपर जाता है, उसके लैटरल साइड में ब्रांच नहीं रहते हैं। समझ में आया क्या? अरे आ रहा होगा यार, मेरे को लग रहा है आ रहा है। तो मैं एक पॉइंट और लिखने वाला हूं इसमें, मैं एक पॉइंट और ऐड करने वाला हूं यहाँ पे। ऑक्सीजन suppress the growth of lateral bug। जो लैटरल बग होते हैं ना उसको ग्रोथ को इनहिबिट करता है। समझ में आया क्या? जो लैटरल बग होते हैं, जो लैटरल साइड में जो लैटरल ब्रांच बनाएंगे उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कौन सर? सर ऑक्सीजन सर। इसीलिए सर इसका एक ही काम है सर, सीधे हाइट बढ़ाना सर, हाइट बढ़ाना सर, लैटरल ग्रोथ कराना इसका काम नहीं है सर। मैं आगे बताऊंगा वो किसका काम है। मेरे को लग रहा है ऑक्सीजन के काम समझ में आया सर। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर इसका काम है एपिकल डोमिनेंस, जो दोनों के रूट और शूट के टिप पे पाया जाएगा, ये प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, ये हाइट को बढ़ाएगा सर, ये लैटरल बग को सप्रेस करेगा सर, ये फ्लावरिंग भी कराएगा सर, ये रूटिंग भी कराएगा सर, ये उसके अलावा सेल को एनलार्ज करेगा और डिफरेंशिएट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का काम एकदम क्लियर, क्रिस्टल कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे सर जिब्रेलिन के बारे में, जो सेकंड हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये भी ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है? yes no, मैंने 3 हार्मोन बताए हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो ये भी क्या करता है सर? ये भी सर सेल को बड़ा कराएगा, ग्रोथ कराना है इसको भी। अरे सर इसको भी तो ग्रोथ कराना है, ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करना सर, इसको ग्रोथ कराना है। तो ग्रोथ कराने के लिए सेल को बड़ा करना पड़ेगा। सेल ये भी करेगा, सेल एनलार्ज एंड सेल डिफरेंशिएशन। जो ऑक्सीजन का काम था वो भी इसी का काम है, इसका भी वही काम है। ओके सर, सेल के साथ ये वही करने वाला है जो ऑक्सीजन करता है। सेल के साथ क्या करता है सर? ये भी क्या करता है सर? ये भी प्रमोट करता है ग्रोथ को। ओके, तो लिखिए यहाँ पे जिब्रेलिन प्रमोट growth by cell enlargement and cell differentiation। अरे मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या? सर जिब्रेलिन का काम है सर, ये भी सेल को बड़ा करेगा और सेल को मैच्योर करेगा। yes no, ये भी तो ग्रोथ हार्मोन है। ओके सर, ये समझ में आया सर। इसका सबसे मेन जो काम होता है ना वो इंटरनोड के लेंथ को बढ़ाना। आपने शुगर केन देखा है क्या? हर एक प्लांट के अंदर नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं सर? सर देखिए ऐसे ऐसे नोड देखे होंगे, ऐसे ऐसे जगह जगह नोड देखे होंगे, ऐसे ऐसे जगह जगह नोड देखे होंगे सर। इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। इसको क्या कहेंगे? इंटर नोड। और इसको क्या कहेंगे? सर एक बार समझने की कोशिश करेंगे सर एक बार समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सर जो प्लांट होता है ना उसके बीच बीच में नोड होते हैं सर। आपने देखा होगा जो भी प्लांट होता है, शुगर केन को देखोगे बीच बीच में नोड होते हैं। तो मैं उन्हीं नोड की बात कर रहा हूँ। अब 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। सर आप सिर्फ शुगर केन की बात कर रहे हैं क्या? दूसरे प्लांट में नहीं होते? सर हर एक प्लांट में होते हैं नोड और इंटरनोड। मैं हर एक प्लांट की स्टेम में होते हैं। सर ये स्टेम है, क्या है सर? रूट नहीं है सर, स्टेम है सर, ये स्टेम है, ये रूट नहीं है। रूट में नोड और इंटरनोड कंपलसरी है, मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूँ सर, जो ये आप मैंगो ट्री को भी देखेंगे तो जहां से सर वो लैटरल निकलते हैं ना, ब्रांच निकलते हैं, वो उसका नोड होता है सर। कभी भी नोड से ही ब्रांच निकलेगी, कभी भी लीफ भी निकलेगी वो नोड से ही निकलेगी सर। जो नोड से क्या होता है सर? यहीं से रूट आती है सर। सॉरी रूट कह रहा हूं, ब्रांच आता है सर, यहीं से ब्रांच आता है सर। सर यहीं से लीफ भी आता है सर, यहीं से सर आपका फ्लावर भी आता है। और यस नो सर, यहां से ही लीफ आता है, ब्रांच आता है। तो देखिए जो भी प्लांट के जहां से लीफ निकल रही है या ब्रांच निकल रही है उस एरिया को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड के पास वो सेल, वो कैपेबिलिटी होती है सर, वो ओरिजिनेट कर सके सर क्या? ब्रांच सर, लीफ सर। लेकिन जो इसके बीच में 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो जिब्रेलिन का काम होता है ना सर, इंटरनोड को बढ़ाना, इंटरनोड को बड़ा करना। मतलब ये स्टेम को बड़ा करता है सर, ये स्टेम को बड़ा करता है। ये दो नोड के बीच की जो दूरी होती है इंटरनोड, ये इसकी लेंथ को बढ़ाता है सर। आपको शुगर केन की फार्मिंग कर रहे हैं सर, आपको शुगर केन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए
यील्ड ज्यादा चाहिए, आप क्या करेंगे सर, आप जिब्रेलिन को लेके आएंगे, अपने प्लांट के ऊपर डालेंगे, वो क्या करेगा सर, वो इंटरनोड को बड़ा कर देगा। सर ऐसे ही शुगर केन की ना खेती को बढ़ाई जाती है, फार्मिंग में क्या करेगा, शुगर केन की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है क्योंकि उसकी इंटरनोड बड़ी कर देते हैं, अरे इस हार्मोन को डाल करके, अरे ये नो, तो ये क्या करता है सर, ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है। तो मैं ये लिख दे रहा हूं, जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ, लेंथ लिखेंगे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड को बढ़ाता है। सर मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं सर, ये नोड और इंटरनोड ना सर, ये स्टेम में मिलते हैं, रूट में नहीं मिलते हैं सर। ये नोड इंटरनोड स्टेम में मिलते हैं, रूट में नहीं मिलते हैं। अगर रूट में भी मिलते हैं, आपने देखा होगा सर, पटेटो जो होता है, पटेटो उसको रूट में नहीं लेते हैं सर, उसको स्टेम में लेते हैं क्योंकि उसके पास इंटरनोड नोड होता है। आपने देखा होगा आलू जो होता है, पटेटो होता है, उसकी जगह जगह बल्ब आई होती है, आई आर्यशन हो, आर आई होती है, इसी कारण उसी को नोड से ही जो ओरिजिनेट होता है वो नोड से ही निकलता है। तो सर इसीलिए पटेटो को ना स्टेम में गिना जाता है, रूट में नहीं गिना जाता है। तो नोड इंटरनोड कभी भी स्टेम के पास मिलेगी। तो क्या जिब्रेलिन किसकी लेंथ बढ़ाएगा सर, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा, यस या नो। अरे इसी के कारण मैंने क्या किया सर, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, जिब्रेलिन यूज इन फार्मिंग ऑफ sugar cane to increase the yield of शुगर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का यूज किया जाता है शुगर केन फार्मिंग में। क्या समझ में आया क्या सर, जिब्रेलिन का आपको सब सारा काम समझ में आया। आर्य सुनो, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ, ये आपका सिलेबस का नहीं है, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ सर। आपने देखा होगा सर कैबेज, कैबेज को देखा होगा सर, जो कैबेज होता है ना सर, वो एक उसके इंटरनोड इतने छोटे होते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था सर, शुगर केन की ना, ये देखिए ये ब्रांच दूर दूर होते हैं। आपने शुगर केन की जो क्या नाम पत्तियां निकलती हुई देखी है ना, कभी भी यहीं से निकलती हुई देखी होगी। अरे कभी भी नोड से पत्तियां निकलती हैं, अरे इंटरनोड से नहीं निकलती है, नोड से निकलती है। सेम वही मैं बताने जा रहा हूँ, जो कैबेज होते हैं उसके पत्ते तो एकदम पास पास रहते हैं। अरे कैबेज के पत्ते पास पास रहते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, ये इंटरनोड की ना हाइट छोटी हो जाती है, इंटरनोड की हाइट छोटी हो जाती है और दो नोड आपस में एकदम पास पास आ जाते हैं। तो क्या नाम है, कैबेज के अंदर ना इतने पास पास नोड आते हैं और ऐसे लीफ होती है, ऐसे लीफ होती है, ऐसे लीफ होती है, जिस कारण बंद रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर, तो जिब्रेलिन इसके अंदर कम एक्शन में है, जिब्रेलिन इसके अंदर कम एक्शन में है, जिसके अंदर जिसके कारण इसकी इंटरनोड की लेंथ नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी इंटरनोड की लेंथ नहीं बढ़ रही है। लेकिन सर नेचुरली नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ, मेरा एक दिन माइंड कसका सर, मेरा एक दिन दिमाग सरका सर, मैंने क्या किया, जिब्रेलिन को लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया सर, मैंने इसको जिब्रेलिन दे दिया। तब क्या होगा आप सुनिए, तब इसकी नोड ना दूर दूर हो जाएगी और ऐसे ऐसे लीफ दिखेगी सर आपको, ऐसे ऐसे लीफ दिखेगी आपको। तब कैबेज आपको ऐसे दिखेगा सर, कैबेज तब आपको ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? मेरी बातें समझ में आई होगी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनकी नोड इतनी पास पास आ जाते हैं क्योंकि इंटरनोड बहुत छोटे हो जाते हैं, जैसे कि कैबेज, उसके अंदर अगर आप जिब्रेलिन डालेंगे तो दूर दूर चली जाएंगी लीफ। ये एक मैं पॉइंट बताना चाहता था, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। ओके सर, अब मैं जिब्रेलिन के बाद साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। किसके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ? साइटोकाइनिन, एक और हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये क्या कराता है, एक मिनट जस्ट पानी पी ले जरा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा, समझ में आएगा? कोई डाउट वाउट तो नहीं है? लास्ट में पूछ लूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ना, ये भी एक सेल को डिवाइड कराता है, ग्रोथ कराता है। मैंने ये बताया था ना पहले पेज पे, मैंने पहले पेज पे बताया था ना सर, कहाँ गया सर? साइटोकाइनिन भी ग्रोथ कराता है सर। और ये रहा ना सर, ये देखिए यहाँ पे क्या ग्रोथ करा रहा है ना, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है ना। और ये दोनों पढ़ लिया ना हमने। अब ये पढ़ाने वाला हूँ साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनहिबिटर 2 है वो पढ़ लेंगे, सीधा हमारा हार्मोन कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद से तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं सर। जो साइटोकाइनिन होता है ना सर,
ये भी सर, ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है सर। ये सेल ग्रोथ कराना है सर, मेरे को बड़ा होना है सर। मैं बड़े होने के लिए दो चीजें कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर? एक छोटे सेल को बड़ा कर दूं, या तो एक सेल को जो है, जो एक सेल है सर, इसको मैं डिवाइड कर दूं सर। ये सेल जो है इसको मैं डिवाइड करके नंबर बढ़ा लूं। अरे ग्रोथ कराने का तो दो ही तरीका है, या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए। सेल को बड़ा करना एनलार्जमेंट होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, और सेल को डिवाइड कराना सेल डिवीजन होता है। तो क्या करता है, ये भी सेल को ग्रोथ कराता है। तो जो साइटोकाइनिन होता है ना, सेल को ग्रोथ करा रहा है ना, तो ये सेल डिवीजन के थ्रू करा रहा है। और ऑक्सिन और जिबरेलिन सेल को ग्रोथ कराते हैं, यस या नो? अरे सर, दोनों के दोनों को ग्रोथ कराना है, दोनों के दोनों को प्लांट की ग्रोथ करानी है। प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए दो तरीका है, या तो उसके सेल को बड़ा कर दो, या तो उसकी सेल की नंबर को बढ़ा दो। और यस या नो? तो सेल की नंबर बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? साइटोकाइनिन। और सेल को बड़ा करता है वो कौन करता है सर? ऑक्सिन और जिबरेलिन। यस या नो? तो ये किसमें ये क्या करता है? साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है सर। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ होगा। ओके सर। उसके अलावा मैं एक और पॉइंट बताता हूं सर। ये स्टोमेटा, प्लांट का स्टोमेटा होता है ना, उसको खोलने का भी काम करता है सर। ये स्टोमेटा को ओपन कराएगा ताकि गैस को एक्सचेंज करा सके। यस या नो? ओके सर। तो ये क्या करता है? साइटोकाइनिन हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या समझ में आया क्या? ये स्टोमेटा को ओपन कराने में साइटोकाइनिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है सर। साइटोकाइनिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टोमेटा को ओपन कराने में सर। सेल डिवीजन में भी साइटोकाइनिन का ये हेल्प आ रहा है सर। एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जितने भी क्या नाम है सेल को ग्रोथ तेजी से कराना रहता है, आपने टिश्यू कल्चर में देखा होगा। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कुछ टिश्यू को हम एक प्लांट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो हार्मोन डालते हैं कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन होता है, ताकि सेल डिवीजन तेजी से कर दे, जल्दी जल्दी प्लांट एक बने। आर एस एन ओ? ओके सर। तो वहां पे भी यूज होता है। तो साइटोकाइनिन ऑल्सो यूज इन टिश्यू कल्चर। अगर आपको टिश्यू कल्चर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है प्लांट के कुछ टिश्यू को लेकर के मैं उसको लेबोरेटरी के अंदर उसको पूरा एक प्लांट में कन्वर्ट करूंगा सर। उसके अंदर जो जो उसको चाहिए मैं उसको दूंगा और उसको एक पूरा प्लांट बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें साइटोकाइनिन को देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल को डिवाइड करा के बहुत सारे सेल बनाने पड़ेंगे, तब ना एक प्लांट बनेगा सर। तो उसके लिए मेरे को किसका यूज करना चाहिए सर? साइटोकाइनिन का यूज करना चाहिए। मेरे को लग रहा है आपको साइटोकाइनिन के बारे में पूरा क्लियर हो गया सर। साइटोकाइनिन के बस यही है, एक तो सेल डिवीजन याद करना है और एक स्टोमेटा को ओपन कराता है, ये हेल्प याद रखना है। ओके सर। उसके बाद से देखिए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में देखेंगे। एब्सिसिक एसिड क्या करता है सर? ये ग्रोथ इनहिबिटर है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये ग्रोथ इनहिबिटर है सर। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है सर। ये स्टोमेटा को क्लोज कराता है। क्लोजिंग, एक मिनट रुक जाओ, बढ़िया से लिखते हैं इसको, शॉर्ट में एवीए कहते हैं। एवीए रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्लोजिंग में हेल्प किसका होता है सर? कौन करता है सर? एबीए कराता है सर। इसीलिए देखिए ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। जब स्टोमेटा बंद हो गया सर, तो अंदर गैस आएगी जाएगी नहीं? समझ में आ रहा है सर? एक अंदर गैस आएगी और जाएगी नहीं, मतलब जो गैस एक्सचेंज करना चाहता है वो नहीं हो पाता है सर, जिसके कारण स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। प्लांट को अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए ABA ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसका नाम याद रखेंगे, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ये नाम बिल्कुल याद रखना है आपको सर। उसके अलावा सर एक पॉइंट और याद रखेंगे सर, जो सीड बनता है ना, सीड बनता है डॉर्मेंसी स्टेज में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सर सीड को डॉर्मेंसी फॉर्म में रखने के लिए, मतलब उसको ग्रोथ नहीं करना है सर, उसको रोकता होगा ना, जैसे कुछ टाइम तक सीड ग्रोथ नहीं होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होता है, तो सर वो जर्मिनेशन को रोकता है, बोलो तो सीड को डॉर्मेंट स्टेज में ही रखता है, वो यही होता है।
ABA ही होता है। ओके, तो ABA के अंदर लिखिए ADA, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। कौन प्रमोट करता है सर? सर ABA। जैसे कि ये सीड है सर, ये सीड है सर, समझ लीजिए, मान लीजिए सीड है सर, ये सीड को जर्मिनेट होने से कौन रोकेगा सर? सर ABA। तेरे को अभी नहीं ग्रो होना है भाई, तू कुछ दिन रुक, तू कुछ दिन और रुक भाई, जब तेरा फेवरेबल कंडीशन आएगा तब तेरे को ग्रो करना है। तो इसको जो रोक के रखता है वो कौन रखता है? ABA रखता है सर। लेकिन जब टाइम आएगा सर तब इसको जर्मिनेट भी तो होना होगा ना। आर यस नो? अरे जो जर्मिनेट होना होगा तो जर्मिनेट कौन कराएगा सर? सर जर्मिनेट जिब्रेलिन कराता है सर। कौन कराता है? जिब्रेलिन। मैंने वहां पे ये पॉइंट नहीं लिखा है सर, मैंने वहां पे ये पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि मेरे को मालूम था जब मेरे को आगे समझाना है मैं दोनों पॉइंट वहीं पे लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जिब्रेलिन क्या करता है? ABA क्या करता है सर? सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। और जस्ट इसके अपोजिट काम करता है सर, जस्ट इसके अपोजिट जिब्रेलिन काम कर रहा है। अरे एक दूसरे के अपोजिट है। अरे सर देखिए जिब्रेलिन क्या कर रहा है सर? जर्मिनेट करा रहा है। ABA इसको क्या करना चाहता है सर? ABA डोरमेंट स्टेज में रखना चाहता है, इसको जर्मिनेशन नहीं देना चाहता है। तो क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं? अरे यस नो? तो मैं ये लिख दूं क्या? ABA एंड जिब्रेलिन, ABA and जिब्रेलिन are एंटागोनेस्टिक हार्मोन। एंटागोनेस्टिक हार्मोन का मतलब होता है सर ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। यस या नो? अरे यार ABA और जिब्रेलिन यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं कि नहीं? काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनको एंटागोनेस्टिक हार्मोन कह रहा हूं। और अब मैं जाके ABA में लिख भी दे रहा हूं सर और जिब्रेलिन में लिख भी दे रहा हूं सर। एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं सर यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और लिख दे रहा हूं सर। क्या सर? ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है सर, इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। आप लोग ये बताइए, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट ABA करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक जिब्रेलिन करता है। मतलब सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है सर सीड को इनएक्टिव फॉर्म में रहने दीजिए, लेकिन जब उसको जर्मिनेट कराना है, बोले तो उसको जर्मिनेट कराना है तो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ना पड़ेगा। जो सीड सोया हुआ है उसको जगाना पड़ेगा, तो उसको जगाने वाला यही है जिब्रेलिन। तो मैंने यही लिखा है इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? मेरे को लग रहा है समझ में आया सर। मैं इस पॉइंट को भूल गया था, इट माई मिस्टेक, मैं मानता हूं, पर आगे चलता हूं सर। लेकिन मैंने लेक्चर खत्म होते होते वो आ जाता पॉइंट सर, पूरा आ जाता सर। ABA और जिब्रेलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा सर। एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है किस सेंस में सर? सीड डॉर्मेंसी के सेंस में, सीड डॉर्मेंसी के सेंस में। अब मैं आता हूं इथाइलिन के बारे में। किसके बारे में? इथाइलिन के बारे में। इसके बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं है, मात्र 2 पॉइंट, 1 पॉइंट है। देखिए क्या है सर? ये तो इनिबिटर है, एक तो सर ये ग्रोथ इनिबिटर है, वो भी मेनली है सर, मेनली ग्रोथ इनिबिटर है सर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इथाइलिन जो होता है ना कभी कभी ग्रोथ प्रमोटर भी है, कई जगह ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये चीजें आपको नहीं सीखनी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सर ये ग्रोथ को इनिबिट करता है और मेनली करता है। ज्यादातर क्या करेगा? ग्रोथ को इनिबिट करेगा। कुछ केस ऐसे हैं जहां पे इथाइलिन जो है क्या नाम है, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यस या नो? ओके सर, आप इनिबिट बस जानिए, ग्रोथ इनिबिटर है क्या? इथाइलिन। और जो इसका मेन काम है जो आपको याद रखना है वो यही है सर, जो फ्रूट पकती है ना सर, फ्रूट को पकाने के लिए, रिपनिंग के लिए जिस हार्मोन की रिस्पॉन्सिबल होती है वो इथाइलिन होता है। आम पहले कच्चा था, आम पका, रिप हुआ, पका, तो उसके पीछे कुछ हार्मोन होते हैं, वही हार्मोन इथाइलिन होता है सर। ये गैसियस हार्मोन है सर, ये गैस के फॉर्म में होता है सर, गैसियस हार्मोन है। ओके सर, आप लोगों ने देखा होगा जो कच्चे केले होते हैं, बनाना होते हैं, उसको पका दिया जाता है, एक सॉल्यूशन आता है मार्केट से खरीद के लाते हैं, उस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, वो पक जाता है। उसके अंदर क्या होता है? यही इथाइलिन हार्मोन होता है सर, यही इथाइलिन हार्मोन होता है सर। आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आर यस या नो? इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या होता है? इथाइलिन is a gaseous hormone which responsible for, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर? रिपनिंग,
रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सर? इथाइलिन। इथाइलिन के 2 पॉइंट है सर, एक तो इनिबिटर है और दूसरा ये गैसियस है और तीसरा ये फ्रूट को पकाता है सर। बस इतना है सर इथाइलिन के बारे में, इतना।